हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज ये सॉलिड स्टेट्स का नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज पार्ट 4। इसमें अपन डिस्कस करेंगे डिफेक्ट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। ठीक है, तो जल्दी से मैं आपको बता दूं कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो सॉलिड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी, फिर हमने क्रिस्टलाइन एमॉर्फस सॉलिड्स का डिफरेंस देखा, फिर मैंने आपको बोला था इंपॉर्टेंट है, ये आता है। फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कितने टाइप्स के होते हैं वो देखा। देन लैटिस यूनिट सेल क्या होते हैं, यूनिट सेल अलग अलग होंगे तो क्रिस्टल लैटिस अलग अलग होंगे। फिर हमने देखा कि एफसीसी बीसीसी एंड द प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। फिर हमने वॉइड्स देखे, फिर मैंने पैकिंग बताई थी आपको, एंड देन कैलकुलेशन जो कि डेंसिटी का फॉर्मूला था। तो डेंसिटी का फॉर्मूला था डी इक्वल्स टू जेड एम। जेड यहाँ पे था नंबर ऑफ एटम्स, एम था आपका मोलर मास, ए एज लेंथ, एन एवोगैड्रो नंबर। इसके बाद हमें पढ़ना है इम्परफेक्शंस इन द सॉलिड्स। सो इम्परफेक्शन है ना, इम्परफेक्शन मतलब कोई कमी, है ना, जो चीज परफेक्ट नहीं होती। परफेक्ट क्या नहीं होती, है ना। तो इम्परफेक्ट इज कुछ ना कुछ कमी है ना, लैकिंग समथिंग। तो अब यहाँ पर सॉलिड्स क्या लैक करते हैं, तो हमने देखा सॉलिड्स का एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है ना, एटम्स बढ़िया तरीके से अरेंज्ड होते हैं ना, डेफिनेट पैटर्न। अगर ये पैटर्न डिस्टर्ब हो गया तो डिफेक्ट्स आएंगे। ठीक है, तो इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड एटम्स आयंस एंड मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड होते हैं, जो मैंने आपको बोला। बट अगर डिफेक्ट आता है तो इसकी वजह से अरेंजमेंट बिगड़ जाता है ना। अब ये कभी कभी या तो हम बहुत ज्यादा हीट करते हैं या कूल कर देते हैं, तो इस वजह से ये अरेंजमेंट सॉलिड्स का बिगड़ जाता है। ठीक है, तो इरेगुलरिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज नोन एज डिफेक्ट या इम्परफेक्शन। नाउ डिफेक्ट्स आर ऑफ टू टाइप ब्रॉडली। दो टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं, एक होता है पॉइंट और एक होता है लाइन। पॉइंट का मतलब, अगर ये अरेंजमेंट है सॉलिड का, ठीक है, ये डायग्राम, ये एटम्स हैं ब्लैक कलर के। अगर इसमें से यहाँ से एक एटम कहाँ गया, मिसप्लेस हो गया, है ना, तो एक एटम बस गया है, बाकी पूरा अरेंजमेंट तो सेम है। तो ये क्या होगा, ये पॉइंट इफेक्ट होगा। इरेगुलरिटी फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट अराउंड अ पॉइंट, दैट लीड्स टू पॉइंट इफेक्ट। लाइन डिफेक्ट क्या होगा, इफ ये पूरा अरेंजमेंट है, इसमें से पूरी फर्स्ट लाइन जो है ये क्या हो गई, रिमूव आउट हो गई, तो सिर्फ कितनी लाइंस बचेंगी, ये चार, है ना। तो ये जो डिफेक्ट आएगा, ये वाला डिफेक्ट, है ना, फर्स्ट लाइन इसकी अगर चली गई, तो ये जो डिफेक्ट आया आपका, ये क्या है, ये लाइन डिफेक्ट है। सो एंटायर रो अगर आपकी मिसप्लेस हो जाए तो आपका लाइन डिफेक्ट आता है। ओके, तो ये थी वैकेंसी, जैसे हमने बोला था, या ये इसको हम वॉइड भी कहते हैं। अब ये यहाँ से एटम उठ के बीच में कहीं आ गया तो ये इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गया। ओके, नाउ अब पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट मतलब एक एटम अगर अपनी जगह से हटता है तब पॉइंट डिफेक्ट आता है। अब पॉइंट डिफेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं, तो पॉइंट डिफेक्ट्स में बेसिकली कितने, दो टाइप, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ऊपर दिखाया था मैंने आपको वैकेंसी डिफेक्ट, ये क्या था, यहाँ से एक एटम हट गया, यहाँ वैकेंसी आ गई, वैकेंसी डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट यहाँ से उठ के कहीं और आ गया। ठीक है, तो यही दो टाइप के पॉइंट डिफेक्ट्स होते हैं। तो वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होगा कि सम लैटिस साइट्स आर वैकेंट, जो हमने ऊपर देखा, कुछ ना कुछ जो साइट होंगी, है ना, लैटिस साइट, वो वैकेंट होगी। इससे क्या होता है, डेंसिटी डिक्रीज होती है ना, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, एटम नहीं है, मास नहीं है, तो क्या होगा। फिर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, अगर पोजीशन से हट के एटम कहीं बीच में आ जाता है तो ये हमारा इंटरस्टिशियल साइट होती है। सो सम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट इन एडिशन टू द नॉर्मल वैक्यूम, नॉर्मल लेटिस साइट। इससे डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, है ना। अब पॉइंट डिफेक्ट्स, फिर से
आयनिक क्रिस्टल, ये तो नॉन आयनिक में था, है ना। अब आयनिक क्रिस्टल्स में तीन टाइप के होते हैं। एक होता है स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, एक होता है नॉन स्टोइशियोमेट्रिक, एक होता है इम्प्योरिटी। तो पहले हम देखते हैं स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो मैंने आपको बोला पॉइंट डिफेक्ट अगेन इन द आयनिक क्रिस्टल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। स्टोइशियोमेट्रिक, अगर स्टोइशियोमेट्री डिस्टर्ब होती है ना, जैसे NaCl 1:1 है, अगर इसकी स्टोइशियोमेट्री क्या हो गई, डिस्टर्ब हो जाती है ना, तो आपका क्या होता है, स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स आते हैं। अब स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट भी दो टाइप के हैं, है ना, आयनिक सब्सटेंस में। एक है शॉर्ट की, एक है फ्रेंकल डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है कि जो कैटायन होते हैं और जो एनायन होते हैं, ये इक्वल नंबर में मिस होते हैं। ठीक है, इक्वल नंबर इनका मिसिंग होता है। कहाँ से, क्रिस्टल लैटिस साइड से। इसकी वजह से क्या होती है, वॉइड आ जाता है या वैकेंसी आती है ना। तो ये कॉमन है किसमें, आयनिक क्रिस्टल में, जैसे NaCl के कैल्शियम क्लोराइड है ना, CaCl2 है ये। देन KCl है, KBr है, AgBr है। तो अब क्या होता है कि ये जो डिफेक्ट है, शॉर्ट की डिफेक्ट, बेसिकली ये हायर जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उनमें पाया जाता है। बट पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस सिमिलर साइज के होने चाहिए शॉर्ट की डिफेक्ट में। ओके, अब फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करें उससे पहले एक लाइन और देख लेते हैं कि सिंस जिसमें शॉर्ट की डिफेक्ट होता है उसमें नंबर ऑफ आयंस कम है ना, एज कंपेयर टू परफेक्ट क्रिस्टल। ये हमारा परफेक्ट क्रिस्टल है, इसमें से अगर यहाँ से एक एटम मिस हो गया, एक यहाँ से मिस हो गया, तो ये परफेक्ट क्रिस्टल तो नहीं है ना। तो इसमें से जब अगर हमारे जो ओरिजिनल, ये हमारा परफेक्ट है क्रिस्टल है और ये हमारा डिफेक्टेड है, तो इसमें कम आयंस है। तो अगर डिफेक्ट कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ आयन एज कंपेयर टू परफेक्ट क्रिस्टल, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी एज कंपेयर टू परफेक्ट। अब अपन बात करते हैं फ्रैंकल की। ठीक है, तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होगा, उसके बाद मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगी। ये देखो, ये शॉर्ट की का है, यहाँ पे पॉजिटिव छोटा वाला है पिंक कलर का, और ब्लू कलर का नेगेटिव है। देखो, यहाँ से एक पॉजिटिव में से एक नेगेटिव में से बराबर में से है, तो ये शॉर्ट की डिफेक्ट है। अब अपन बात करते हैं फ्रैंकल की। तो क्या होता है कि कैटायन, है ना, अपनी लोकेशन पे ना होके कहीं और प्रेजेंट होता है ना। तो जहां पे होना चाहिए उसे, मान लो यहाँ होना चाहिए इसको, ये यहाँ ना होके कहीं और होगा। जैसे यहाँ है तो यहाँ का स्पेस तो वेकेंट हो गया ना, और यहाँ पे एक आयन और है, तो यहाँ का स्पेस तो वेकेंट हो गया। सो इससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा जिनमें साइज डिफरेंस होता है जिन पार्टिकल्स में, जैसे जिंक सल्फाइड है, सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर आयोडाइड है, सिल्वर के ज्यादा सॉल्ट्स में फ्रैंकल डिफेक्ट मिलता है। तो क्या होता है कि फ्रैंकल डिफेक्ट हम इसको कहते हैं। अब क्या होता है कि डेंसिटी इनकी इंक्रीज हो जाती है ना। इंक्रीज ना बोलना चाहिए, या फिर हमें ये कहना चाहिए कि इंक्रीज तो बेसिकली नॉन आयनिक में हमने देखा था, बट फ्रैंकल डिफेक्ट में सिंस वो वहां से उठ के बीच में आ गया है, तो डेंसिटी अनचेंज्ड ही रहती है ना। क्योंकि मिसप्लेस तो हुआ नहीं है कि कम हो जाए या बढ़ जाए, कम तो इसमें हुई थी क्योंकि मिसप्लेस हो गए थे, बट इसमें है प्रेजेंट है, बट कहीं और प्रेजेंट है। तो इसमें क्या होता है कि डेंसिटी अनचेंज्ड ही रहती है, क्योंकि एटम तो प्रेजेंट है तो मास भी है उसका। अब ये फ्रैंकल डिफेक्ट है। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखो कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब ये जो पॉजिटिव आयन था, ये यहाँ पे बीच में आ गया, तो ये पोजीशन इंटरस्टिशियल पोजीशन है ना। अब यहाँ पे ये वाला उठ के, यहाँ पे जो पॉजिटिव है वो यहाँ आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे वॉइड आ गया। ये था हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट। ओके, बट है तो प्रेजेंट, तो इसकी डेंसिटी अनचेंज रहती है। फिर आप ये देखो, ये एक और डायग्राम है, इससे और अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, देन हम देखते हैं नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है कि जिसमें स्टोइशियोमेट्री हमारी डिस्टर्ब होती है। और मैंने आपको स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या बताया था,
कि these are the defects in which stoichiometry of the compound is not much affected. Note it here, okay? I just got confused between the stoichio and the non-stoichio. स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट में आपकी जो स्टोइशियोमेट्री होगी वो डिस्टर्ब नहीं होगी, है ना? अगर एक एक मिस हो रहा है और एक और मिस हो रहा है तो दोनों बराबर मिस हो रहे हैं, है ना? तो 1:1 में क्या हो रहा है, मिसप्लेस हो रहे हैं, तो इनकी स्टोइशियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं होती है। बट नॉन स्टोइशियोमेट्रिक ये ना ऑपोजिट है, थोड़ा इसमें कंफ्यूज मत होना। तो नॉन स्टोइशियोमेट्रिक में क्या होता है कि इनकी स्टोइशियोमेट्री जो है डिस्टर्ब हो जाती है। अब वो कैसे होती है, वो दो टाइप के यहाँ पे हमने नॉन स्टोइशियोमेट्रिक पढ़ने हैं। एक है मेटल एक्सेस और एक है मेटल डेफिशिएंसी। तो जब आप मेटल एक्सेस पढ़ोगे, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब हमें मेटल एक्सेस चाहिए, ये चीज हमें ज्यादा चाहिए। तो ये दो तरीकों से हो सकती है। कैसे हो सकती है? एक तो ऐसे हो सकती है कि एनाइंस को हम कम कर दें, तो इनडायरेक्टली मेटल ज्यादा ही हो रहा है ये कहेंगे। या हम क्या कहेंगे कि जो कैटायंस हैं वो इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट है। ठीक है? तो जैसे कि मेटल एक्सेस हम पढ़ रहे हैं, तो पहले हम पढ़ते हैं एनाइनिक वैकेंसी के कारण। ठीक है? तो हमने क्या बोला, एनाइन को हम कम करते हैं। तो जैसे कि NaCl KCl ये क्रिस्टल्स हैं, ये क्या करते हैं, ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट शो करते हैं। कैसे? अब क्या होता है कि इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, उसमें एक टर्म आता है जो होता है एफ सेंटर्स। ठीक है? तो जब एक एनाइन हटता है ना, नेगेटिव चार्ज, तो वो स्पेस जो खाली हुआ उसको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऑक्यूपाई कर लेता है ना? तो ये जो ऑक्यूपाई किया इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ने, इसको हम कहते हैं एफ सेंटर। ठीक है? इन इसकी वजह से क्या होता है कि एफ सेंटर का जर्मन, ये एक जर्मन वर्ड है, इसका मतलब ये होता है कि कलर आता है इस वजह से कंपाउंड में या क्रिस्टल में। तो जैसे NaCl का क्रिस्टल है उसमें येलो कलर आ जाएगा। फिर एक्सेस ऑफ लिथियम, लिथियम क्लोराइड के क्रिस्टल को पिंक कर देगा, है ना? अब क्या होगा, एक्सेस ऑफ पोटेशियम KCl के क्रिस्टल को वॉयलेट कर देगा। तो इन सारी वजहों से इसमें कलर आता है। तो आपको यहाँ पे एफ सेंटर याद रखना है कि व्हेन anion is missed from its place, it is occupied by unpaired electron, that is known as F center। ठीक है? ये था हमारा एनाइनिक वैकेंसी के कारण। अब हम देखते हैं कि इंटरस्टिशियल में अगर कैटाइन बढ़ जाए तो भी हमारा मेटल एक्सेस ही है ना? तो जिंक ऑक्साइड जो कि व्हाइट कलर का है, रूम टेम्परेचर पे हीट करने पे ये क्या करता है कि जिंक आयन अलग होता है और ऑक्सीजन बनता है। तो ये क्या होता है कि व्हाइट कलर का रूम टेम्परेचर पे था, बट देन ये येलो हो जाता है। ठीक है? तो एक्सेस ऑफ जिंक आयंस जो थे ये कहाँ मूव कर जाते हैं, इंटरस्टिशियल साइट्स पे, है ना? अब देखो जैसे यहाँ पे मान लेते हैं जिंक है, तो Zn+ यहाँ से मिस था। अब ये मिस होके किसी और पोजीशन पे आ गया, लेकिन वो आएगा उसी पोजीशन पे जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो मान लेते हैं वो इस पोजीशन पे आ गया, तो यहाँ पे Zn2+ आ गए। ये Zn+ था, यहाँ पे Zn+ और एक और Zn+ था, तो Zn+, Zn2+ हो गए। तो ये क्या हो गया, मेटल हैविंग हायर चार्ज, और यहाँ कैटायनिक वैकेंसी हो गई। तो ये था मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है? वैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है आपका, आप देख सकते हो कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। यहाँ पे एक नई एनायन मिस होगा, ये देखो इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई कर लिया, ये हमारा एफ सेंटर है। फिर ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरस्टिशियल कैटायन जो कि A+ है। अब मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट पढ़ना है। अब मेटल को हमें कम करना है। मेटल को हम कम कैसे कर सकते हैं? अगेन दो तरीकों से, या तो एनाइंस को हम बढ़ा दें, है ना, या तो इनको इंटरस्टिशियल साइट्स पे ले आए। तो इंटरस्टिशियल साइट्स पे नहीं, या तो मेटल की डेफिशिएंसी कैसे हो सकती है, या तो एनाइंस को हम बढ़ा दें, या तो कैटाइंस की कमी कर दें। ठीक है? तो दोनों तरीके से हमें मेटल की डेफिशिएंसी वाला डिफेक्ट पड़ेगा। तो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस मिसिंग फ्रॉम द लैटिस all may also cause the defect in the solid। now इस डिफेक्ट में क्या होता है, एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज। मेटल डेफिशिएंसी मतलब क्या हुआ कि एनाइनिक मोर चाहिए हमें, मेटल डेफिशिएंसी मतलब इनडायरेक्टली एनाइन ज्यादा चाहिए। तो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज जो होता है वो बैलेंस होता है, जो कि
आसपास के पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस होते हैं उनसे, जैसे फेरिक क्लोराइड है, अब यहाँ देखो Cl2 है, फेरिक सल्फाइड है। तो ये आपका डायग्राम है इसका, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, ये जो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट आपको यहाँ दिख रहा है, ये देखो, ये बी नेगेटिव है ना, अब बी नेगेटिव यहाँ से हट गया है। ओके, तो ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है। ओके, नाउ इम्प्योरिटी डिफेक्ट, कैटाइनिक वैकेंसीज। अब इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है कि बेसिकली इस डिफेक्ट में इम्प्योरिटी किसी ना किसी आयन के कारण आती है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है NaCl का। तो अब अपन क्या करते हैं, जैसे ही हमने मोल्टन NaCl, मतलब ने NaCl को मेल्ट किया है ना, और उसमें हमने क्या किया, चाहते तो नहीं थे हम कि इम्प्योरिटी हो उसमें, बट बाय डिफॉल्ट लिटिल अमाउंट ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड जो है क्रिस्टलाइज हो गया, ठीक है। क्या किया, NaCl को, जो कि मोल्टन स्टेट में है, उसमें थोड़ा सा स्ट्रोंशियम क्लोराइड था। तो जब हम इसको क्रिस्टलाइज करते हैं तो बहुत कुछ साइट्स क्या होती हैं, सम ऑफ द साइट्स ऑफ सोडियम आयंस स्ट्रोंशियम आयन ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो क्या हुआ, कैटाइनिक वैकेंसीज प्रोड्यूस हुई इक्वल नंबर में जितनी स्ट्रोंशियम आयंस थे। तो इस वजह से क्या हुआ कि इम्प्योरिटी NaCl के क्रिस्टल में आई स्ट्रोंशियम क्लोराइड के कारण। सो कैटाइनिक वैकेंसीज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इम्प्योरिटी आयन एट द लैटिस साइट। Okay, so when molten NaCl containing little amount of strontium chloride is crystallized, सोडियम आयंस को स्ट्रोंशियम आयन रिप्लेस कर देता है, जिसकी वजह से अब सोडियम क्लोराइड प्योर नहीं है। तो अब क्या होगा कि ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट आया। नाउ आई थिंक इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आप लोग खुद पढ़ सकते हो, है ना। इसमें आपको कुछ नहीं है, सेमीकंडक्टर्स है, इंट्रिंसिक क्या है, एक्सट्रिंसिक क्या है, कंडक्टिविटी का कारण क्या है ना, ये सारी चीज पढ़नी है। बाकी बस ये चैप्टर खत्म है। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, जैसे हम यहाँ बता सकते हैं कि पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरो क्या होते हैं, है ना। तो वीकली अट्रैक्ट अगर होंगे मैग्नेटिक फील्ड से तो पैरामैग्नेटिक है ना। अब इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए ये पैरा है। डायमैग्नेटिक क्या है, वीकली रिपेल्ड है। फेरोमैग्नेटिक वेरी स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, इनमें परमानेंट मैग्नेटिज्म आता है। इनका एग्जाम्पल आप याद रखो, ये आता है क्योंकि एग्जाम में। तो ये थियोरेटिकल पोर्शन है, इसमें ज्यादा समझाने वाली बात नहीं है ना। फिर एंटी फेरो, एंटी फेरो में क्या होता है कि इनके मैग्नेटिक मूवमेंट और डोमेन्स जो होते हैं वो ऑपोजिटली ओरिएंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से कैंसिल हो जाता है। फिर फेरी मैग्नेटिक होता है, तो फेरी मैग्नेटिक में मैग्नेटिक मूवमेंट और डोमेन्स पैरेलली अलाइंड होते हैं और एंटी पैरेलल डायरेक्शन में, इक्वल नंबर में, जितने पैरेलल उतने ही एंटी पैरेलल। तो ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी पे ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है और ब्रैग्स लॉ पे भी बना हुआ है। तो अब इसके क्वेश्चंस पे मैं एक वीडियो लाऊंगी, उस पे अपन न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे और ये थ्योरेटिकल पार्ट भी देखेंगे। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, आप देख लो कि ये तो हम यही डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर सॉलिड्स। ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आए हैं, ठीक है। तो सॉलिड्स क्या है, सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, वॉल्यूम, those substances in which neighboring particles are strongly attracted. फिर will the following characteristic favor the formation of amorphous solid, justify your answer। ठीक है, दो चीजें दी हैं, एक स्लो कूलिंग ऑफ प्योर मोल्टन मटेरियल, दूसरी दी है वीक इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो इनमें से ऐसे कौन से दोनों में से कौन सा पॉइंट है जो कि अमॉर्फस सॉलिड को बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो स्लो कूलिंग अगर हम करते हैं मोल्टन मटेरियल की, जब धीरे धीरे अगर हम उसको ठंडा करते हैं तो एमॉर्फस मटेरियल हमारा नहीं बनता है। इससे क्या होता है, क्रिस्टल्स बनते हैं। अगर वीक इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं तो ये हमारा एमॉर्फस सॉलिड्स बना देगा, क्योंकि ऑलरेडी एमॉर्फस सॉलिड्स में वीक फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं और इनका ऑर्डर भी शॉर्ट रेंज होता है। नाउ एक और चीज क्या है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिस्टल बॉन्डिंग। डायमंड में पोटेशियम ब्रोमाइड, एल्यूमिनियम और हीलियम में। तो डायमंड में कोवलेंट बॉन्डिंग है क्योंकि डायमंड में कार्बन है। पोटेशियम ब्रोमाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या आयनिक बॉन्ड होती है। एल्यूमिनियम में मेटेलिक है, एल्यूमिनियम मेटल है। हीलियम में वॉन्डरवॉल फोर्सेस है। अब देखो, मैंने आपको बताया था क्रिस्टल स्ट्रक्चर दो चीजों से बना है, एक लैटिस पॉइंट, एक बेसिस।
तो बेसिस क्या होता है? तो बेसिस मैंने आपको वहां पे भी बताया था, है ना। और आपको यहाँ पे क्या देना है, डायग्राम भी बना के एक्सप्लेन करना है। और यूनिट सेल के एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, ये देखो, क्रिस्टल स्ट्रक्चर लैटिस और बेसिस से बनता है। तो बेसिस आपका बिल्डिंग ब्लॉक है या ग्रुप ऑफ एटम्स है ना। लैटिस तो सिर्फ स्ट्रक्चर है, उस पे जब एटम्स प्रेजेंट होंगे या ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो बेसिस होता है। तो दैट इज बेसिस। ठीक है। फिर ये यहाँ पर डायग्राम भी होगा उसका, है ना, मैंने आपको बताया था, एक बार और देख लो। वैसे इसके वीडियोस तो अपलोडेड हैं ऑलरेडी। ये देखो, ये ना लैटिस पॉइंट, ये यूनिट सेल, ये डायग्राम, ये बेसिस है, ये लैटिस, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देना। ओके, सो फ्रॉम माय साइड दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड, बट इसके मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगी। एंड आई होप आप लोग को ये समझ आया होगा। एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू।